2012 में फिल्म बर्फी की रिलीज के बाद अनुराग बासु और रणवीर कपूर ने अनाउंस किया कि वो द लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार की बायोपिक बनाने वाले हैं। लेकिन फिर काफी वक्त गुजर गया और किशोर कुमार जी की बायोपिक का कुछ अपडेट ही नहीं आया अंटिल 2017 में जब रणवीर कपूर AIB के पॉडकास्ट में अपीयर हुए तो उनसे इस बायोपिक के बारे में पूछा गया, जिसपे उनका ये जवाब था। It was happening, but one character's family or one person's family didn't allow us to use that person, and that was the main conflict of Kishore Kumar's life. तो सवाल आता है कि ये कौन सा कंट्रोवर्शियल फिगर है जिसकी वजह से किशोर कुमार की बायोपिक डिले हो रही है। किशोर कुमार एक ऐसे लेजेंडरी सिंगर है जिन्होंने ऑलमोस्ट 3000 गाने गाए हैं जो आज भी अमर है। जिंदगी एक सफर है सुहाना। और अपने 41 इयर्स की करियर में 90 से ज्यादा फिल्मों में वो फीचर हुए हैं। बड़े बड़े स्टार्स उनके काम की आज भी तारीफ करते हैं। किशोरदा की लाइफ इतनी फैली हुई है, इतनी बड़ी है। मुझे ऑफर हुई है किशोरदा की बायोपिक और मैं करना चाहूंगा। और उनकी लाइफ काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग थी, लेकिन उनकी लाइफ इतनी कंट्रोवर्शियल कैसे हो गई, मैं योगी बात करूंगा इस वीडियो में अबाउट द कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ किशोर कुमार। तो वीडियो शुरू होने से पहले YBB फिल्मी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। किशोर कुमार जी की इस कंट्रोवर्शियल लाइफ को समझने के लिए हमें इस कहानी को शुरुआत से समझना होगा। आभास कुमार गांगुली जब छोटे थे तब से ही उन्हें म्यूजिक का काफी ज्यादा शौक था। स्पेशली वो म्यूजिक लेजेंड कुंदन लाल सहगल AKA KL सहगल के म्यूजिक के बहुत बड़े फैन थे और उनके गाने उन्हें रटे हुए थे। कहते हैं कि सहगल साहब के गाने वो एग्जैक्टली सुर के साथ गा सकते थे। अभी शुरुआती दिनों से काफी शरारती भी थे और पढ़ाई में बहुत ज्यादा ही कमजोर, और इसका कॉम्बिनेशन बना कि वो बहुत ज्यादा जिद्दी थे और उनकी लाइफ में आगे भी हमें ये जिद देखने मिलेगी। आभास अपने 4 भाई बहन में सबसे ज्यादा छोटे थे और उनके बड़े भाई अशोक कुमार AKA दादा मुनि थे जो इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार थे। उससे छोटे थे अनूप कुमार जो खुद बॉलीवुड की फिल्मों में काम करते थे, और बहन सती देवी जिनकी शादी फिल्म प्रोड्यूसर शशदार मुखर्जी से हुई जो मुखर्जी फैमिली से इन्हें कनेक्ट करता है। अब दादा मुनि ने देखा कि आभास को म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है तो उन्होंने उन्हें एक हारमोनियम गिफ्ट किया और बस वहीं से शौक और बढ़ गया। लेकिन कहते हैं कि उनकी आवाज हमेशा से सुरीली नहीं थी। एक बार वो गिर गए और उनके पैर पे बहुत गहरी चोट लगी, जिसके बाद वो बहुत रोए और ये हीलिंग प्रोसेस उनके लिए इतना पेनफुल था कि आभास बस रोते रहते थे। और कहते हैं कि इस रोने में उनकी आवाज ठीक हो गई। गला इतना कर और हर बात पर एक बात करे खांसे, एक बात करे खांसे। तो माँ से कुछ मैं पैसा मांगा, माँ पर पैसा दो, तो हंसिया रखा था, उसमें उसका पैर लगा और उंगली कट गई एक। उस वक्त ये दर्द मिटाने वाली दवाई अच्छी कोई होती नहीं थी, तो दिन में 22 घंटे रोता था। फिर रोते 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 जब उसका घाव साफ हुआ तो उसके लिए रियाज हो गया, गला भी साफ हो गया। अब जब आभास स्कूल में थे तो पढ़ाई में वेल इनका इतना इंटरेस्ट था नहीं। इनफैक्ट मैथ्स के पेपर में वो पोएम्स लिख देते थे, डूडल्स बना देते थे, जिसपे टीचर्स बहुत ज्यादा इन पे भड़क जाते थे क्योंकि आभास क्लास में हमेशा बेंच पे बस गाने बजाते रहते थे, जिसपे टीचर्स ने डांट दिया कि ऐसे कैसे वो कुछ कर पाएंगे। तो आभास ने भी कह दिया कि इसी संगीत से मैं अपनी रोजी रोटी कमाऊंगा। इवेंचुअली आभास कॉलेज गए और कॉलेज में भी लोग उनके गानों के दीवाने थे। कहते हैं कि तब से वो रेबेलियस थे और अपनी मर्जी के कपड़े पहनते थे, चाहे वो कितने भी अतरंगी हो, कितने भी मिसमैचिंग हो। उनके कॉलेज के कुछ क्लासमेट्स ने तक रिवील किया है कि वो सबको बस हंसाते रहते थे, टीचर्स की आवाज निकालते थे, लेकिन अकेले भी बहुत ज्यादा रहते थे और सिर्फ गानों की प्रैक्टिस करते रहते थे। प्रिंसिपल ने एक दिन आभास के फादर को लेटर भेज दिया कहते हुए कि आपका बेटा ना खुद पढ़ता है और किसी को पढ़ने नहीं देता, जिसपे फादर टेंशन में आ गए और बीच कॉलेज में ही आभास को अपने बड़े भाई अशोक कुमार AKA दादा मुनि के पास भेज दिया बॉम्बे। अब बॉम्बे आने के बाद आभास ने सोचा कि वो एक प्लेबैक सिंगर बन जाएंगे। आखिरकार यही तो उनका इंटरेस्ट था, पर बड़े भाई ने कहा कि एक्टर बनो, जिसके लिए वो कभी भी रेडी नहीं थे। इनफैक्ट ही हेटेड इट और बॉम्बे में आकर वो म्यूजिक में लगातार स्ट्रगल करने लगे, पर उन्हें नहीं पता था कि उनके तरह और भी प्लेबैक सिंगर्स वहां पे है जो स्ट्रगल करने आए हैं और वो काफी जगह से कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट होते रहे क्योंकि लोग आभास को लेके बहुत ज्यादा स्केप्टिक थे, जिसका रीजन था कि आभास ने जिंदगी में कभी भी म्यूजिक ट्रेनिंग नहीं ली थी और बड़े भाई के एक्टर वाले ऑफर्स वो रिजेक्ट कर देते थे क्योंकि वो अपनी जिद पे अड़े हुए थे। लेकिन बड़े भाई की बड़ी डांट पड़ने के बाद आभास को फिल्मिस्तान में शूट हो रहे फिल्म शिकारी में एक वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर का रोल करना पड़ा, जो उनके लाइफ का सबसे पहला रोल बना। अब आभास के बड़े भाई दादा मुनि और उनके जीजा जी ने उनसे सामने से पूछा कि फिल्म में तुम्हारा नाम क्या रखा जाए, जिसपे आभास का जवाब था जो रखना है आप रख लो। तो शिकारी फिल्म में आभास के बड़े भाई अशोक कुमार और उनके जीजा जी ने
ने उनका नाम रखा किशोर कुमार एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। अब किशोर दा को मूवीज में इंटरेस्ट नहीं था और वो एक प्लेबैक सिंगर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन कोई खास मौका नहीं मिल रहा था उन्हें। अनटिल एक दिन वो केएल सहगल साहब के गाने कहीं बाहर स्टूडियो में बैठ के गा रहे थे और उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश ने सुन लिया और वो काफी इंप्रेस हुए। खेमचंद प्रकाश ने लता मंगेशकर जी को भी उनका मेजर ब्रेक दिया था और अब खेमचंद जी किशोर दा से इंप्रेस तो थे ही, वो सरप्राइज थे कि किशोर दा बिना किसी ट्रेनिंग के इतना अच्छा कैसे गा सकते हैं और उन्होंने किशोर दा को 1948 की फिल्म जिद्दी में मरने की दुआ क्यों मांगू गाने का मौका दिया। इस फिल्म के लीड में थे देव आनंद साहब और यहीं से एक नई दोस्ती की भी शुरुआत हुई। वहीं किशोर दा को फिल्म मुकद्दर में भी गाने का मौका मिला। गाना था 1 2 3 4 बागों में आई बहार और इस गाने के रिकॉर्डिंग टाइम उन्होंने अचानक से यूडलिंग शुरू कर दिया और सब सरप्राइज थे कि ये क्या किया उन्होंने। टर्न्स आउट किशोर दा म्यूजिक लेजेंड जिमी रॉजर्स के बहुत बड़े फैन थे और वहां से उन्होंने बस सुन के यूडलिंग सीख लिया। पहले किशोर दा का म्यूजिक स्टाइल केएल सहगल साहब के स्टाइल में होता था, तो म्यूजिक डायरेक्टर एसडी बर्मन ने एक बार उन्हें कहा कि तुम इतने अच्छे सिंगर हो तो किसी की कॉपी मत करो। बस यहीं से किशोर दा ने म्यूजिक में एक्सपेरिमेंट भर भर के करना शुरू कर दिया। अब किशोर दा मूवीज में एक्टिंग करने में इंटरेस्टेड तो नहीं थे, लेकिन इवेंचुअली उन्हें भी समझ में आ गया कि अगर बॉम्बे जैसे शहर में सर्वाइव करना है तो काम तो करना पड़ेगा बॉस। और उन्होंने आंदोलन, सती विजय, मुकद्दर जैसी कई फिल्म्स की, लेकिन कोई मेजर फेम मिलता दिखा नहीं उन्हें अनटिल फिल्म रिलीज हुई 1953 की लड़की। इस मूवी में किशोर दा एक कॉमिक अवतार में नजर आए और ये ऐसी हिट रही कि किशोर दा पॉपुलर हो गए। फिर अगले साल नौकरी रिलीज हुई जो कॉमेडी फिल्म थी और ये भी हिट रही। रुखसाना, भागम भाग कॉमेडी फिल्म्स किशोर दा की खूब चलने लगी। अब प्रोड्यूसर्स लगातार किशोर दा के पास आने लगे उन्हें साइन करने के लिए और किशोर दा ने अपने बड़े भाई दादा मुनि के साथ 1956 में भाई भाई किया जो एक हिट थी। वहीं दूसरी तरफ किशोर दा का म्यूजिक भी लोगों को काफी पसंद आने लगा। इनफैक्ट देव आनंद साहब ने तो किशोर दा को अपना ऑफिशियल प्लेबैक सिंगर बना लिया था। एक इंसिडेंट सामने आया जब फिल्म हाफ टिकट के लिए किशोर दा और लता मंगेशकर को एक गाना गाना था साथ में, लेकिन लता जी उस वक्त शहर में नहीं थी और गाना रिकॉर्ड करना था, तो किशोर दा ने इस ड्यूट सॉन्ग के लिए मेल और फीमेल का भी पार्ट दोनों साथ में गाया और गाना था आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरिया ओए। इस सॉन्ग के म्यूजिक वीडियो में भी किशोर कुमार एक औरत बन के परफॉर्म कर रहे हैं और ऐसे ही किशोर दा ने ऑलमोस्ट 3000 से ज्यादा गाने गाए 300 फिल्म्स के लिए, वो भी ऑलमोस्ट हर एक लैंग्वेज में। किशोर दा की बचपन की आदत मजाक करने का, मस्ती करने का कभी भी गई नहीं। प्लस वो काफी ज्यादा बोल्ड थे, ब्लंट थे, जिससे काफी लोगों को प्रॉब्लम था और इसी सक्सेस और इसी पर्सनैलिटी ने उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा टारगेट बना दिया, जिसके पीछे किशोर कुमार के दोस्त कालिदास थे जो एक फिल्म मेकर के साथ साथ किशोर दा के फाइनेंसेस और अकाउंटिंग भी संभालते थे। लेकिन किशोर दा और कालिदास के बीच एक बार डिफरेंसेस आ गए और इस अनबन की वजह से कहते हैं कि कालिदास ने बदला लेने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि किशोर कुमार ने गलत पेपर्स फाइल किए हैं, गलत इनकम दिखाया है, जिसके बाद किशोर दा को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काफी ज्यादा परेशान किया और इन सब सिचुएशन में दादा मुनि ने हेल्प किया था किशोर दा को। कहते हैं कि किशोर दा को एडवाइस दिया गया कि वो कोई ऐसी फिल्म बनाए जो फ्लॉप हो जाए और उसे फिर लॉस में दिखाकर टैक्स राइट ऑफ कर दिया जाए, जिसके बाद किशोर दा ने एक खुद का प्रोडक्शन हाउस बनाया और एक बंगाली फिल्म बनाई कॉल्ड लुको चोरी। लेकिन फिल्म में किशोर दा थे तो ये फिल्म फ्लॉप कैसी हो जाए। इनफैक्ट ये मूवी उस वक्त बंगाल में सुपर हिट थी और जब ये प्लान चली नहीं तो किशोर दा ने मधुबाला के साथ बनाई चलती का नाम गाड़ी, जिसमें किशोर दा ने एक गाना डाला था 5 रुपए 12 आना और एक गाना इंस्पायर हुआ था उनके कॉलेज के दिन से, जहाँ उनके कैंटीन में उनका उधार था, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। अब इस फिल्म को भी टैक्स राइट ऑफ के लिए बनाया गया था, लेकिन फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। उल्टा लोगों को ये मूवी बहुत ज्यादा ही पसंद आई और ये मूवी एक कल्ट क्लासिक बन गई। हाल कैसा है जनाब का, हाय हाय क्या ख्याल है आपका। इस फिल्म में तीनों भाई साथ में नजर आए थे और इसके गाने तो आज भी आइकॉनिक है। बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे बम बम बम। इसलिए किशोर दा एक फ्लॉप भी बनाने की कोशिश करे तो वो हिट हो जाती है। मे बी दैट्स डेस्टिनी।
फिल्म मशाल के वक्त किशोर दा एक जूनियर आर्टिस्ट से मिले जिनका नाम था रूमा घोष, और किशोर दा को रूमा काफी ज्यादा ही पसंद थी। दोनों लगातार मिलने लगे और दोनों स्ट्रगलिंग फेज में थे। अब किशोर दा रूमा जी से शादी करना चाहते थे, लेकिन पंगा ये था कि दोनों की कास्ट अलग थी, जिसके लिए किशोर दा ने सोचा कि क्यों ना चुपचाप से कोर्ट मैरिज जाके कर ली जाए। लेकिन किशोर दा के बड़े भाई दादा मुनि को ये बात पता चल गई और वो बहुत ज्यादा ही भड़क गए थे। अब किशोर दा बिंग किशोर दा अपने घर वालों को मना लिए। दोनों की शादी 1950 में हो गई। अब किशोर दा का करियर काफी अच्छे से चलने लगा और दोनों की शादी के 2 साल के बाद उनके बेटे अमित कुमार पैदा हुए। अब पूरी फैमिली बॉम्बे में एक घर लेके रहने लगी और अब किशोर कुमार काम में बहुत ज्यादा ही बिजी हो गए और वो सक्सेसफुल होते जा रहे थे। वहीं रूमा जी, जिन्होंने देव आनंद जी के साथ भी फिल्म में काम किया था, उन्हें घर पे रहना था क्योंकि किशोर दा चाहते थे कि वो घर संभाले, स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद। इसके बाद दोनों में बहुत ज्यादा ही डिफरेंसेस आने लगे। कहते हैं कि करियर से दूर रहने के साथ साथ किशोर दा का इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी और अलग तरीके से रहने का स्टाइल रूमा जी को पसंद नहीं था। इवन उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जीनियस है पर उनके साथ रहना इतना इजी नहीं है। और फिर इवेंचुअली 1956 में दोनों सेपरेट हो गए और रूमा जी अपने बेटे अमित को अपने साथ कोलकाता ले गई और फिर 1958 में दोनों का डिवोर्स हो गया। अमित कुमार, किशोर दा के बेटे, ने कपिल शर्मा शो में रिवील किया था कि उनके पेरेंट्स के सेपरेशन के बाद किशोर दा ने अपनी गाड़ी जमीन में गाड़ दी थी गुस्से में, जो आज भी वही है। कार ही परचेस दैट कार, उन्होंने गाड़ी, मेरी मम्मी और दोनों मिलके ग्रीन कलर की वो गड़ी हुई है बीनीथ द हाउस। तो वो क्यों गड़ी दादा? बिकॉज दिस वाज माय फादर, द डे ही दे गॉट डिवोर्स, गाड़ी भी दफना दिया उन्होंने। रूमा जी ने वापस बंगाल जाते ही अपने फिल्मी करियर को रिस्टार्ट किया और डिवोर्स फाइनल होते ही उन्होंने फिर से शादी कर ली, जिसने किशोर दा का दिल तोड़ दिया और वो अकेले रहने लगे। अपने गार्डन में लगे पेड़ पौधों से वो बात करने लगे थे। अब किशोर दा वापस फिल्मों में अपना मन लगाने लगे और फिल्म चलती का नाम गाड़ी में उनकी मुलाकात हुई मधुबाला से। मधुबाला खुद उस वक्त एक रिलेशनशिप से बाहर निकल के आई थी लेजेंडरी एक्टर अमित कुमार के साथ, और ये रिश्ता बहुत अगली वे में खत्म हुआ। जिसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारा ये वीडियो द ट्रेजेडी ऑफ मधुबाला देख सकते हैं। अब इस दुख के वक्त भी किशोर दा का एक अंदाज था हर किसी को हंसाने का, हर किसी को खुश रखने का, और उन्होंने मधुबाला को बहुत ज्यादा हंसाया, बहुत ज्यादा ही खुश रखा और दोनों के बीच प्यार बढ़ गया। अब किशोर कुमार ने एक दिन मधुबाला से शादी के लिए पूछ ही लिया, लेकिन एक बात थी जो सारी दुनिया से छुपाई गई थी। जो मधुबाला के फादर अताउल्ला खान ने किशोर कुमार को शादी से पहले बताया कि मधुबाला के दिल में छेद है और उनके इलाज के लिए उन्हें लंदन जाना होगा, तो वो शादी से पहले ये करना चाहते हैं। लेकिन किशोर दा ने लंदन जाने से पहले शादी करना चाहा। दोनों की शादी हुई 1960 में और फिर वो लंदन गए। लेकिन ट्रेजेडी ये था कि डॉक्टर्स ने मधुबाला को साफ कह दिया कि इस बीमारी का इलाज अब तक बना नहीं है और उनके पास बस कुछ साल बचे हैं जीने के लिए। इस न्यूज ने किशोर दा का दिल तोड़ दिया। He finally found love, जो कुछ साल में उन्हें छोड़ के चली जाएगी। वापस देश में आने के बाद किशोर दा ने मधुबाला के लिए घर में प्रोजेक्टर सेटअप किया ताकि वो मूवीज देख सके, उनका ख्याल रखा। लेकिन जब वो काम के लिए बाहर रहते थे तो मधुबाला अकेले हो जाती थी। इसके बाद वो अपने फादर अताउल्ला खान के घर वापस शिफ्ट हो गई ताकि वो अकेले ना रहे। कहते हैं कि मधुबाला की हालत किशोर दा से देख नहीं जाती थी और इसीलिए उन्होंने खुद को काम में बहुत ज्यादा ही बिजी कर लिया ताकि वो ऑक्यूपाइड रहे, और जब भी आते थे तो वो उन्हें बस हंसाते रहते थे, लेकिन अकेले में वो बहुत रोते भी थे। और मधुबाला के आखिरी वक्त में अताउल्ला खान ने किशोर दा को कह दिया था कि आप फोन के बस पास में रहना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। शादी के 9 साल बाद किशोर दा ने मधुबाला को खो दिया और वो फिर से अकेले हो गए। मधुबाला के जाते ही फिल्म आई आराधना। फिल्म में राजेश खन्ना थे और इस फिल्म के गाने ऐसे हिट हुए कि राजेश खन्ना के साथ साथ किशोर दा का करियर मानो 7वें आसमान में पहुंच गया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। और राजेश खन्ना ने तो ये तक कह दिया कि उनकी फिल्मों में किशोर दा ही गाने गाएंगे। अब 70 का दशक था और किशोर दा मिले एक बाप 6 बेटे के सेट पे योगिता बाली से और दोनों में बहुत जल्दी ही प्यार हो गया। अभी रिलेशनशिप शॉकिंग इसलिए था क्योंकि किशोर दा और योगिता जी के बीच ऑलमोस्ट 20 साल का एज गैप था। डिस्पाइट दैट किशोर दा ने योगिता जी से शादी के लिए पूछ ही लिया और बहुत ही रश में ये शादी हुई। इनफैक्ट कहते हैं कि इस शादी
शादी में किशोर कुमार के साइड से सिर्फ महमूद साहब आए थे। अब इस शादी में प्रॉब्लम ये थी कि इनके पर्सनालिटीज काफी ज्यादा ही अलग थे। ये वो वक्त था जब किशोर दा को इंडस्ट्री वाले काफी ज्यादा मूडी कहने लगे थे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वहीं साथ साथ किशोर दा का इंट्रोवर्ट नेचर था। वहीं योगिता बाली काफी ज्यादा ही यंग थी और वो फ्रीडम चाहती थी और शादी में काफी ज्यादा ही तनाव आने लगे, जिसके बाद 2 साल में ही ये शादी तलाक में बदल गया। किशोर दा ने खुद कहा था कि ये शादी सिर्फ एक मजाक था। कहते हैं कि इस तलाक के प्रोसेस के वक्त योगिता बाली मिथुन चक्रवर्ती के काफी ज्यादा ही करीब आ गई थी और तलाक के 1 साल के अंदर योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली, जिसने किशोर कुमार का दिल ऐसा तोड़ा कि उन्होंने कसम खा लिया कि वो मिथुन दा के लिए कभी भी गाने नहीं गाएंगे। और काफी वक्त तक ऐसा रहा भी अनटिल उन्होंने फाइनली अपने गुस्से को साइड में रखा और मिथुन दा के लिए कुछ गाने गाए, जैसे कि सुरक्षा, डिस्को डांसर्स, जो मैसिव हिट्स रहे। मैंने प्यार किया तो ठीक किया, इजहार किया तो ठीक किया। अब अकेले फिर से हो जाने की वजह से किशोर दा आइसोलेशन में चले गए। उन्होंने अपने आप को घर में रखना ज्यादा प्रेफर किया। वो बस घर में अकेले रहते थे, अपने पेड़ पौधों से वो बातें करते थे। लेकिन उसी बीच एक पार्टी में किशोर दा मिले लीना चंद्रवाकर से, जो लेट 60s और 70s में पॉपुलर फिल्म्स जैसे कि मन का मीत, महबूब की मेहंदी जैसे फिल्म्स में काम कर चुकी थी। लेकिन लीना जी भी एक ट्रेजेडी से गुजर रही थी, जहां उनकी शादी गोवा के पहले सीएम के बेटे सिद्धार्थ बंदोरकर से हुई थी। लेकिन एक गन शॉट के कारण उनकी मौत हो गई और 25 साल की उम्र में वो विधवा हो गई थी। किशोर दा उन्हें हंसाते थे, उनके साथ अच्छे से बिहेव करते थे और उन्हें खुश रखते थे। लेकिन लीना जी को वार्निंग दिया था किसी ने कि किशोर कुमार से बच के रहना, ये जिस लड़की से मिलता है उनसे शादी के लिए बोल देता है। प्लस किशोर दा उस वक्त अपने 50s में थे, लीना जी 20s में थी। इनफैक्ट वो किशोर दा के बड़े बेटे से सिर्फ 2 साल बड़ी है। लेकिन लीना जी काफी खुश थी किशोर दा के साथ और दोनों की शादी 1980 में हुई और दोनों का एक बेटा भी हुआ, सुमित कुमार। लीना जी को घर में रहना पसंद था, वो किशोर दा का ख्याल रखती थी और दोनों की शादी काफी अच्छे से बीती और आखिरी दिन तक लीना जी ने किशोर दा का साथ दिया। देश में इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। हर तरफ प्रेस से लेके एंटरटेनमेंट पे सेंसरशिप लग गई थी और जो भी आदमी सरकार की बातें नहीं मानेगा आइदर उसे जेल हो जाएगी या फिर वो बैन हो जाएगा। और उसी बीच इंदिरा गांधी जी के बेटे संजय गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो एक कल्चर प्रोग्राम रखेंगे जो इमरजेंसी का पॉजिटिव साइड दिखाएगा और काफी सारे सेलिब्रिटीज इसके लिए गए। तभी वीसी शुक्ला इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने किशोर दा को कॉल करवाया इस प्रोग्राम में आने के लिए और सीधा कहा कि आपको इस सर्टेन जगह पे आना है और परफॉर्म करना है। जिसपे किशोर दा ने कहा कि ठीक है, किसी को भेज दो जो मेरे आदमी से बात कर लेगा, सारे अरेंजमेंट्स करवा देगा। अब सामने वाला किशोर दा पे चिढ़ गया और धमकी देने लगा कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, आप जानते भी हो कि हम कौन है, हम आपको बैन कर देंगे। जिसपे किशोर दा ने कहा कर दो बैन। किशोर दा झुके नहीं सरकार के सामने, वो भी इमरजेंसी के वक्त। लेकिन इसका रिजल्ट ये था कि किशोर दा के गाने बैन कर दिए गए ऑल इंडिया रेडियो पे। इनफैक्ट उस वक्त काफी सारे प्रोड्यूसर्स को कह दिया गया था और आईएमएफ से धमकी दी गई थी कि किशोर कुमार के साथ काम ना करे। किशोर दा की बायोग्राफी किशोर कुमार दा अल्टीमेट बायोग्राफी में राइटर्स ने लिखा था कि किशोर दा ने कह दिया था कि वो सड़क पे गाना गा लेंगे पर किसी के इशारों पे तो नहीं गाएंगे, जहां इज्जत नहीं मिलेगी वो नहीं जाएंगे। और इस बैन के बाद लोग किशोर कुमार के गाने और ज्यादा सुनने लगे एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट और जिस जगह किशोर कुमार की फिल्म लग रही थी लोग वहां लंबी लाइन लगा देते थे। अब इस फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट के सामने सरकार को झुकना ही पड़ा और वीसी शुक्ला जी ने इस बैन को हटा दिया और जून 16, 1976 में किशोर दा का गाना दुखी मन मेरा ऑल इंडिया रेडियो पे बजा। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना। किशोर दा सोचो अगर सरकार के सामने नहीं झुकते थे तो समझ जाओ कि प्रोड्यूसर्स का वो क्या हाल कर देते थे। अब किशोर दा का बचपन से एक पर्सनालिटी था, जिद्दी, बदमाश। कॉलेज में भी वो लोगों को बस एंटरटेन करते थे लेकिन वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते थे। इनफैक्ट जवानी के वक्त भी उन्हें घर में अकेला रहना बहुत ज्यादा ही पसंद था और उनके वार्डन रोड वाले घर के बाहर एक बोर्ड लगा रहता था, बिवेयर ऑफ किशोर, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग दूर ही रहे उनसे। जिसका रीजन था कि लोगों ने उन्हें काफी धोखा देने की कोशिश की है, स्पेशली प्रोड्यूसर्स। अब ऐसे कई इंसिडेंट्स थे जिसके बाद उनका पॉलिसी बन गया पहले
फिर काम। किशोर दा ने साफ कह दिया था कि उन्हें अगर पूरे पैसे नहीं मिलेंगे तो वो गाने नहीं गाएंगे। और एक बार वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाके बस बैठ गए और चाय पे चाय मंगाते रहे और वेट करते रहते थे जब तक मैनेजर इशारे ना दे कि पैसे सारे मिल गए, और तब जाके वो पूरा गाना गाते थे। एक इंसिडेंट और सामने आया जब किशोर दा एक मूवी के सेट पे आधे फेस पे मेकअप करके पहुंच गए और कहा आधा पैसा मतलब आधा मेकअप। इवन फिल्म भाई भाई के वक्त उनके पेमेंट के 5000 बचे हुए थे। अब फिल्म में दादा मुनि भी थे और उनके कहने पे उन्हें काम वापस शुरू तो करना पड़ा, पर किशोर दा इतने शरारती है कि वो सीन में थोड़ा चले और कहने लगे 5000 रुपया। एक बार इंसिडेंट आया जब प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी ने किशोर दा का पूरा पैसा नहीं दिया था और सिप्पी साहब उनसे मिलने उनके बंगलों पे आए और किशोर दा अपने गाड़ी में बैठ के भाग गए। सिप्पी साहब ने जैसे तैसे करके किशोर दा को पकड़ा तो किशोर दा ने कहा आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता, मैं पुलिस बुला दूंगा। लेकिन फिर पैसे जैसे पूरे मिले तो वापस वो नॉर्मल हो गए और कहा तुमने सपना देखा होगा। इनफैक्ट एच.एस. रवेल भी एक बार किशोर दा के घर पहुंचे उनका बचा हुआ पेमेंट देने के लिए, तो घर पहुंचने के बाद किशोर दा ने उनका हाथ काट लिया और कहा बाहर का साइन नहीं देखा क्या तुमने। फिर एक और इंसिडेंट सामने आया जब प्रोड्यूसर आरसी तलवार ने उनके बचे हुए 8000 रुपए नहीं दिए तो किशोर दा उनके घर के बाहर रोज सुबह पहुंच जाते थे और गाने लग जाते थे ए तलवार दे दे मेरे 8000। लेकिन ऐसा नहीं है कि किशोर दा पैसे के बहुत ज्यादा लालची थे। इनफैक्ट जब सत्यजीत रे पाथेर पंचाली बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो किशोर दा ने उन्हें फाइनेंशियली हेल्प किया और बदले में एक भी पैसा वापस नहीं लिया। और उनकी फिल्म चारुलता में उन्होंने फ्री में गाना गाया था। इवन फिल्म दाल में काला के लिए किशोर दा ने 20,000 रुपए दिए थे प्रोड्यूसर विपिन गुप्ता को। अब प्रोड्यूसर्स काफी डरते थे किशोर दा से क्योंकि वो मूडी थे और उनकी शरारत के सामने कोई भी जीत नहीं सकता था। किशोर दा का कहना था कि मेरी मेहनत का पैसा है, मैं क्यों ना पूरा लूं। लेकिन इसी की वजह से उनकी बुराइयां बहुत ज्यादा होने लगी बॉलीवुड सर्कल में। इवन किशोर कुमार तो एक बार अमिताभ बच्चन पे भी भड़क गए थे क्योंकि बच्चन साहब ने उनकी फिल्म कैमियो देने से मना कर दिया था, जिसपे किशोर दा ने कह दिया कि उनकी फिल्म के लिए कभी भी गाना नहीं गाएंगे। लेकिन फिर इवेंचुअली फिल्म तूफान के लिए किशोर गाने गाए। एक बार एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा उनसे कि किशोर दा फ्री टाइम में क्या करते हो, तो किशोर दा ने कहा कि उन्हें अकेला रहना पसंद है, उन्हें अपने पेड़ों से बात करना पसंद है और लोगों से उन्हें बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। कहा जाने लगा कि किशोर दा बाइपोलर है, उन्हें स्प्लिट पर्सनालिटी है, जिस पे किशोर दा ने कहा कि जो इंटरव्यू लेने आया था वो गर्मी में कोट पहन के आया था, ऐसे आदमी को सीरियस कैसे लिया जाए। इनफैक्ट किशोर दा का इंट्रोवर्ट नेचर ऐसा था कि उन्हें स्टेज पे भी जाने से डर लगता था और वो स्टेज शोज नहीं करना चाहते थे। अनटिल इंडो चाइना वॉर के टाइम सुनील दत्ता और नरगिस जी के कहने पे उन्होंने बॉर्डर पे बैठे जवानों के लिए गाना गाया था और उस दिन के बाद उनका स्टेज फियर चला गया। अर्ली 80s का वक्त था और एक बार किशोर दा कोलकाता में एक शो करने जा रहे थे और एयरपोर्ट पे पहुंचते ही अचानक से किशोर दा को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। ही सर्वाइव्ड, बट डॉक्टर्स ने किशोर दा को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए कहा, उन्हें वेट लूज करने के लिए कहा और कहा कि आपको काम कम करना पड़ेगा। लेकिन उनकी लाइफ में एक और ट्रेजेडी तब हिट हुई। 1986 में उनके बड़े भाई दादा मुनि की वाइफ की डेथ हो गई, जिसपे किशोर दा ने दादा मुनि का काफी साथ दिया। धीरे धीरे किशोर दा इंडस्ट्री से काफी परेशान हो चुके थे, वो वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि शो बिजनेस अब उन्हें सूट नहीं करता, वो बस सब रेस्ट करना चाहते हैं। हर बार उन पर टैक्स रेट पड़ते रहते हैं, मानो पॉपुलर होने की उन्हें सजा मिल रही है। वो शहर में अब किसी पे भी भरोसा नहीं करते और वो रिटायर होकर अपने होम टाउन खांडवा वापस जाना चाहते हैं। 13 अक्टूबर 1987 की शाम को किशोर दा ने अपने बड़े भाई दादा मुनि को अपने घर में बुलाया एक सरप्राइज के लिए, लेकिन उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई और उन्हें अचानक से फिर से हार्ट अटैक आया और शाम के वक्त उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उस दिन उनके बड़े भाई दादा मुनि का जन्मदिन था और किशोर दा ने उन्हें चीयर करने के लिए अपने घर बुलाया था, लेकिन वो बर्थडे काफी ट्रैजिक बन गया। एक्टिंग जो है वो बाद में आता, जो मैं करना नहीं चाहता था, मेरे बड़े भाई साहब अशोक कुमार जी ने बोले कि भाई तू कर ले। मैंने कहा भाई मुझे देखो दादा मुनि, मुझे एक्टिंग मत करो, एक्टिंग झूठी होती है, एक्टिंग झूठी होती है। संगीत जो है दिल से निकलता है और दिल से जो चीज निकले वो दूसरों के दिलों तक पहुंचती है। सही बात। तो मैं संगीत को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। किशोर दा में एक बचपना था जो उनके अंदर आखिरी दिन तक रहा और यही पर्सनैलिटी उनके बेटे अमित कुमार में साफ दिखता है, जो खुद एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन है जिन्होंने अपनी अलग लेगेसी क्रिएट की है। किशोर दा हमेशा बोल्ड रहे अपने काम को लेकर और उसे उन्होंने अपने मरते दम तक किया, पर इंडस्ट्री में उन्हें फेकनेस दिखने लगा जिसकी वजह से वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करने लगे। लेकिन किशोर दा ने कभी भी खुद को बदला नहीं और शायद उसी वजह से आज भी वो अमर है। रही बात उनके बायोपिक की, तो 2010 के वक्त किशोर कुमार के बायोपिक की बात उठी।
अनुराग बासु बर्फी बनाने के बाद रणवीर कपूर के साथ किशोर दा की बायोपिक बनाना चाहते थे, लेकिन किशोर दा के बेटे अमित कुमार ने राइट्स देने से सीधा मना कर दिया। वो चाहते हैं कि उनके फादर की बायोपिक के राइट्स उनके पास रहे, प्लस वो एग्री नहीं कर पा रहे थे जिस वे में किशोर दा की कहानी दिखाई जाने वाली थी। इवेंचुअली रणवीर कपूर भी एक स्टार बन गए और वो बिजी हो गए, अंटिल खबर आने लगी कि किशोर दा के बायोपिक में आमिर खान होने वाले हैं, लेकिन ये भी वर्कआउट नहीं कर पाया। एक मेजर डर ये है कि किशोर कुमार की लेगेसी किसी गलत वे में स्क्रीन पर ना दिखा दी जाए, क्योंकि अब हम सब जानते हैं क्योंकि लाइफ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिलहाल कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन अगर कोई किशोर दा प्ले कर सकता है तो वो कौन? वेल, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। किशोर दा की लेगेसी अमर है और उनकी कहानी हमें ना एक बात सिखाती है, जो ओम शांति ओम का भी एक लाइन है। अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। किशोर दा ने म्यूजिक से ऐसा प्यार किया कि डिस्पाइट उन्हें एक्टिंग में पुश कर दिया गया, वो म्यूजिक के साथ हमेशा कनेक्टेड रहे और आज भी उनके गाने और लेगेसी अमर है और हमेशा अमर रहेगी। एंड दैट्स द अमेजिंग लाइफ ऑफ किशोर कुमार। तो तुम्हारा क्या ख्याल है किशोर दा की लाइफ के बारे में? क्या वो पागल थे या जीनियस? वेल, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्लस किशोर दा का कौन सा म्यूजिक तुम्हें बहुत ज्यादा ही पसंद है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर तुम चैनल पर नए हो तो YBB फिल्मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो सकते हो। ये रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। हम मिलते हैं इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।